हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस में। आज हम एनालाइज करेंगे पॉली मेडिक्योर को। ये जो कंपनी है ये मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी है। मेनली जो डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा बनाती है। तो जो ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि ग्लव्स हुए या फिर जो है कैथरर्स हुए या फिर कैन्यूलास, बेसिकली ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि ऑपरेशन में यूज़ होती हैं और जो है ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं और उसके बाद जो है वो उसे वेस्ट जो यानी कि फेंक दिया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जो है उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और जो पूरी वीडियो में जो पूरी फंडामेंटल एनालिसिस है उसे डिटेल में समझ सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, यानी कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री कैसी है, वो किस रेट से ग्रो कर रही है, ग्लोबली कैसी इंडस्ट्री है, इंडिया में कैसी है और इंडिया में गवर्नमेंट और क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एट अ हाई लेवल। कौन बायर्स होते हैं, कौन सप्लायर्स होते हैं, कौन सेलर्स होते हैं, इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हम कंपनी को थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी किसने बनाई थी और मैनेजमेंट कैसी है, कैसे शुरुआत हुई थी, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कंपनी के स्टॉक प्राइस एनालिसिस की। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखते हैं हिस्टोरिकली लास्ट सेवरल ईयर्स पे, और ये देखते हैं कि जो डिप्स आए हैं और जो बेसिकली हाइज हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि हम आगे पता लगा सकें कि आगे आने वाले टाइम में अगर वो सब चीज़ें दोबारा होती हैं तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके में जो है हम कंपनी की बिजनेस स्टोरी समझेंगे, यानी कि हर कंपनी की एक स्टोरी होती है, तो इसकी जो फ्यूचर की स्टोरी है हमें कैसी नज़र आती है, पास्ट की स्टोरी क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली जो है हम कंपनी का जो है वैल्यूएशन करेंगे और एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि आखिर मैं इस कंपनी को एनालाइज करने क्यों बैठा और जो है वो क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से जो है मैंने इस कंपनी को देखना शुरू करा। तो बेसिकली जो मेन रीज़न था वो ये था कि एक इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है सुची नाहर। ये जो है ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं और ये जो है वीकेंड ब्लॉग्स लिखती हैं मोस्टली फार्मा कंपनीज़ के ऊपर। तो इनका रिसेंटली एक ब्लॉग आया था पॉली मेडिक्योर के ऊपर, जो कि मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। डिस्क्रिप्शन में जो है इनका ट्विटर हैंडल है, अगर आप चाहें तो आप इनके बाकी ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। तो इनका ब्लॉग पढ़ के जो है मैंने ये देखा कि जो ये कंपनी है वो कंसिस्टेंटली जो है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मैं शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इसके फंडामेंटल्स हैं पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंटली जो है 10 से 15%, 20% से जो है कंटिन्यूसली जो है ग्रोथ दिखा रही है सेल में। और अगर आप इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो हमेशा 20 से 25-30% के आसपास रहे हैं फॉर लास्ट एटलीस्ट 10-15 ईयर्स। तो इस तरीके की कंपनीज बहुत ही कम है इंडिया में। तो ये देख के जो है मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसे जो है मुझे डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। डेफिनेटली इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी मोट है जिसकी वजह से जो है ये कंसिस्टेंटली जो है अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को जो है काफ़ी अच्छा लेवल्स पे यानी 20-25% के लेवल्स पे रख पा रहे हैं बिना किसी डिप के। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी मोट है, वो आखिर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं हर स्टॉक को जो है एनालाइज करने से पहले उसे कैटेगराइज करता हूँ यूजिंग द पीटर लिंच फ्रेमवर्क। तो ये जो स्टॉक है ये मैं आपको बताता हूँ किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो जो कैटेगरीज हैं वो है हाई ग्रोथ स्टॉक्स, लो ग्रोथ स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स, जो है आपका सिक्लिकल्स हो गए और एसेट प्लेस हो गए, टर्न अराउंड्स हो गए। तो इन सबको एनालाइज करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, बाय सेल के डिसीजन अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो ये जो स्टॉक है ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्टोरी है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी तक जो है मेजॉरिटी इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में और जो मल्टीनेशनल्स हैं उनका ज़्यादा दबदबा है। लेकिन अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि लो कॉस्ट एडवांटेज की वजह से और साथ साथ बेटर क्वालिटी की वजह से जो है जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो भी जो है धीरे धीरे स्पेशली इंडिया में आत्मनिर्भर भारत के साथ जो है मतलब इंडिया में जो है इंडियन प्रोडक्ट्स का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है और इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है। उसके अलावा ये जो एक ट्रेंड है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, एक जो है बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, आने वाले 10-20 सालों तक जो है ये स्टोरी कंटिन्यू रह सकती है, मुझे ऐसा लगता है। आगे मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ ऐसे नंबर्स बताऊंगा जिससे जो है आपका भी कन्विक्शन बिल्ड हो पाएगा इस स्टोरी में। अब जो है मैं आपको कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और ये अपने पैसे कैसे कमाती है।
तो ये जो कंपनी है ये मेनली जो है डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस में काम करती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि यूज़ एंड थ्रो होती हैं, जो कि यूज़ करने के बाद हमें फेंक देनी होती हैं। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, मैं जो है मेडिकल फील्ड में नहीं हूँ, तो जो मेरी जो नॉलेज है, जितनी मुझे पता है, मैं एक सिंपल एक कंज्यूमर की तरह जो है आपको बता सकता हूँ, एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि इनके जो डिवाइसेस हैं वो किस किस तरीके के हैं। तो जिनका लार्जेस्ट सेगमेंट है वो आता है इन्फ्यूजन थेरेपी से। इन्फ्यूजन थेरेपी का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जो है डायरेक्टली जो है आपकी वेन्स में और आर्टरीज में जो है जब आपको कुछ इन्फ्यूज़ करना होता है उसके लिए यूज़ होते हैं। तो ऐसी बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो कि ओरली नहीं ली जा सकती, उनके लिए जो है आपको जो है डायरेक्टली जो है आपको नसों में जो है डालना होता है वो। तो इस तरीके की एक डिवाइस होता है आईवी कैन्यूला। तो ये जो है पूरी दुनिया में जो है टॉप 5 प्लेयर्स में आते हैं इन आईवी कैन्यूला। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत सी फील्ड्स में यूज़ होता है, बहुत सी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जो कीमोथेरेपी होती है जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए होती है, वो भी एक्चुअली एक इन्फ्यूजन बेस्ड थेरेपी है। उसके लिए भी जो है आईवी कैन्यूला का यूज़ होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्पोजेबल होती हैं एक हॉस्पिटल में। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूरिन कलेक्ट करने के लिए कुछ केथरर्स यूज़ किए जाते हैं। केथरर्स वो डिवाइस होता है, वो ट्यूब्स होती हैं जिससे जो है वो कलेक्ट किया जाता है। आपकी यूरिन बैग्स हो गए, ब्लड बैग्स हो गए, नीडल्स हो गई, प्री फिल्ड इंजेक्शंस हो गए, इस तरीके की चीज़ें जो है ये लोग बनाते हैं। पर इनका जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो जो है आपका इन्फ्यूजन थेरेपी से आता है। उसके अलावा कुछ और सेगमेंट्स जैसे कि ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, डायलिसिस जो है इनका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंजन है जो कि फ्यूचर में काफ़ी बड़ा करने की सोच रहे हैं। उसके अलावा सर्जरी और वूंड ड्रेनेज वगैरह के लिए काफ़ी सारी ऐसी जो है ट्यूब्स होती हैं जो कि ये लोग बनाते हैं। उसके अलावा ब्लड मैनेजमेंट में, एनेस्थीसिया देने के लिए, रेस्पिरेटरी केयर में, क्रिटिकल केयर में, इस तरीके की चीज़ों में जो है इनके इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। और मेनली जो है डिस्पोजेबल यूज एंड थ्रो वाले इक्विपमेंट्स हैं। मैं थोड़ा सा इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो कंपनी है इन द ईयर 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय हिमांशु बेड, हु वाज एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड वाज वर्किंग इन जर्मनी। तो उन्होंने इंडिया आके जो है एक नया प्लांट बनाया और जो है पॉलीमेड के नाम से जो है एक कंपनी खोली। अब ये जो कंपनी है बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके जो है इन्होंने धीरे 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 बहुत अच्छी तरीके से आज जो है ऑलमोस्ट 600-700 करोड़ के रेवेन्यू तक लेकर आए हैं और धीरे धीरे नई नई कैटेगरीज में एंटर करके बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो इन 1995 ये जो कंपनी है आज इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन दी मेडिकल डिवाइसेस स्पेस। साथ साथ जो इनके ब्रदर थे जो कि यूएस में जॉब करते थे और जो तीसरे ब्रदर थे जो कि जो है सीए थे, उन्हें भी जो है उन्होंने इस बिज़नेस में लेके आए और जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सब ने मिल के जो है इस बिज़नेस को ग्रो किया है। अगर मैं कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात बताऊं तो 1997 में जो है इसका आईपीओ हुआ था और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपीज़ जो है इन्होंने लिए थे फ्रॉम द मार्केट टू एक्सपैंड देयर कैपेसिटीज़। लेकिन अगर आज बात करें तो जो एक प्लांट से शुरुआत हुआ था, आज जो है लगभग 8 प्लांट्स हैं और जो है और नए प्लांट्स भी आएंगे आने वाले कुछ सालों में। तो अगर मैं उन 8 प्लांट्स की बात करूं तो उनमें से 5 प्लांट्स तो इंडिया में हैं और 3 प्लांट्स जो हैं वो इंडिया के बाहर हैं, जो कि इजिप्ट, इटली और चाइना में हैं। अब जो है मैं आपको ये जो ओवरऑल बिजनेस है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस है, उसका थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। तो ये जो बिजनेस है, अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो अभी 70-75% जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ही इक्विपमेंट्स और उनके ही जो आपके डिवाइसेस हैं वो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। तो अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें जो है सब कुछ आता है, जितनी ऐसी चीज़ें हो गई जो कि डिस्पोजेबल होती हैं, जैसे कि जो है आपकी ब्लड निकालने के लिए इंजेक्शन से लेके जो है आपके डायलिसिस मशीन से लेके जो है कार्डियोवैस्कुलर की जो मशीन होती है, हार्ट रेट मेजर करने की मशीन, सारी की सारी जो है ये इस मेडिकल डिवाइस में जो है आती हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये जो है मेनली डिस्पोजेबल जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें प्रेजेंट है। इंडिया में अगर मैं ओवरऑल सेक्टर की बात करूं तो ये पिछले कई सालों से 12 से 15% से ग्रो कर रहा है और जो कंपनी है वो उससे थोड़ा बेटर ग्रो कर रही है। तो अगर सेक्टर 12-13% से ग्रो कर रहा है तो ये कंपनी लगभग 15 से 20% से ग्रो कर रही है फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। अब मैं आपको समझाता हूं कि इनकी जो की कस्टमर्स हैं वो कौन है, यानी कि क्या ये B2B बिजनेस है, क्या ये B2C बिजनेस है। तो ये जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है इसके जो की कस्टमर्स हैं वो ऑब्वियसली होते हैं प्राइवेट, जो आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिसर्च सेंटर्स हो गए और जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए।
तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो ऑब्वियसली जो है टेंडर करके जो है अपने प्रोक्योर करते हैं, वहीं प्राइवेट वाले जो है डायरेक्टली या तो कंपनी से खरीदते हैं या फिर जो आपके जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनसे जो है वो खरीदते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री को समझें तो थोड़ा बहुत B2B एलिमेंट भी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स और कंपनीज डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, और थोड़ा जो है B2C एलिमेंट। तो ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस इंडस्ट्री है तो जो है कुछ ऐसे की प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन रखते हैं। और पॉलीमेड जो है, अगर इंडिया की डोमेस्टिकली बात करूं तो उनमें जो है काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन पे है। वहीं जो है काफ़ी सारे जो है छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं इस इंडस्ट्री में, काफ़ी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं वो जनरली जो आपके लो कॉस्ट आइटम हुए और जो थोड़े कम क्वालिटी वाले आइटम हुए उनमें ज़्यादा प्रेजेंट है। तो अगर मार्केट साइज़ की बात करूं तो $300 बिलियन की इंडस्ट्री है मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट इंडस्ट्री। वहीं इंडिया में जो है ये लगभग जो है 10 से 12 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली। उनमें से एक फैक्टर है इंश्योरेंस का कवरेज। अब जैसे जैसे होता क्या है कि इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ता जाता है ना, तो लोग मेडिकल पे जो है ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो सिर्फ 18% लोग आउट ऑफ पॉकेट ही पैसे देते हैं। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब है इंश्योरेंस के अलावा जो अपनी जेब से जो है पैसे देने पड़ते हैं। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 62% लोग अभी भी अपनी जेब से जो है मेडिकल पे पैसा खर्च करते हैं। सिर्फ 38% लोग ही जो है इंश्योरेंस कवरेज लेके जो है अपने बिल्स पे करते हैं। तो क्योंकि इतना ज़्यादा गैप है और जो है इंश्योरेंस कवरेज भी जो है गवर्नमेंट भी उसे काफ़ी प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट के भी काफ़ी इंश्योरेंस प्लान्स आने लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जो है इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ेगा इंडिया में, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पूरी इंडस्ट्री जो है, साथ साथ फार्मा इंडस्ट्री हुई, मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट इंडस्ट्री हुई, दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी आने वाले नेक्स्ट डेकेड में। एट अ हाई लेवल अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये किस तरीके का बिजनेस करते हैं। अब ये समझते हैं कि इनके मेन कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं इंडिया में और अब्रॉड में, यानी कि ग्लोबल मार्केट में। तो इंडिया में जो इनके मेन कॉम्पिटिटर हैं वो हैं दो, जो कि पहला कॉम्पिटिटर है वो है हिंदुस्तान सिरिंजेस और दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो है रॉमसन्स। उसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो मेरे एक अंकल हैं, वो मेडिकल डिवाइसेस को, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का बेसिकली काम करते हैं। तो उनसे बात करके जो है मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि मेरे शहर में मेनली जो है दो टाइप के प्लेयर्स हैं जो कि compete कर रहे हैं। एक हैं जो कि थोड़े मिड रेंज के प्लेयर्स हैं और एक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मेनली जो हाई क्वालिटी वाले जो है उनमें जो है आपका बी ब्राउन हुआ, बॉस्टन हुआ, इस तरीके के प्लेयर्स हैं, बैक्स्टर हुआ, और उनमें जो लीडिंग है वो है बी ब्राउन। वो जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो मेनली बड़े हॉस्पिटल्स में और ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं और जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं कस्टमर से, उस तरीके के हॉस्पिटल्स में जनरली जो है बी ब्राउन यूज़ किया जाता है। अगर मैं उनके वर्ड्स में कहूँ तो उनका कहना था कि एक बार जो बी ब्राउन का सामान लगा लेता है वो फिर बाकी प्लेयर्स पे नहीं जाता, क्योंकि उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जितने भी जो है थोड़े छोटे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो कॉस्ट कटिंग मतलब जो है ज़्यादा करते हैं, उस तरीके के हॉस्पिटल्स जनरली इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनमें जो है अगर हम बात करें तो मेनली रॉमसन्स और पॉलीमेड, ये जो है उस सेगमेंट में जो है सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे जो है अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे रहते हैं। और उन्होंने बताया कि जो रॉमसन्स है उसका जो है ओवरऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज थोड़ी ज़्यादा हैं और पॉलीमेड जो है उसके एक लेवल नीचे आता है, उसकी जो कैटेगरीज हैं वो थोड़ी कम है, लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। उसके अलावा एक और प्लेयर है जिसका नाम आपने सुना होगा, आपने इंजेक्शंस देखे होंगे डेफिनेटली, डिस्पोवैन के इंजेक्शंस इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। तो वो जो कंपनी है वो हिंदुस्तान सिरिंजेस बनाती है। अब वो भी काफ़ी ज़्यादा रेंज उनकी जो है अच्छी रेंज में जो है अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मेनली जो ओवरऑल मार्केट है ना उसमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और प्राइसिंग, इन दो चीज़ों का। और रॉमसन्स और पॉलीमेड ये दोनों ही प्लेयर्स जो हैं क्वालिटी एज वेल एज प्राइस में जो है कम्पीट कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं बिजनेस स्टोरी के बारे में। तो हर कंपनी की एक स्टोरी होती है, इसी तरीके से पॉलीमेड की भी एक स्टोरी है। अब पास्ट के कुछ इवेंट्स बताऊंगा और फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनके बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं इस कंपनी के साथ। तो अभी पास्ट में क्या हुआ था कि इनका जो मेन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जो कि मैंने बताया था है IV कैन्यूला। तो वो टॉप 5 मैन्युफैक्चरर है इन दी होल वर्ल्ड और
अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो ऑलमोस्ट 28 to 30% रेवेन्यू जो है वो इस एक प्रोडक्ट से आता है। तो इनका जो आप मान सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इनके और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनोवेटिव हैं और जो है इन्होंने नए तरीके से कुछ कुछ जो है इनोवेशंस करके जो है काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स डाल के जो है वो प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ये जो IV कैन्यूला है और भी बहुत सी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन हुआ क्या था कि क्योंकि जो मेनली इनका एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी बड़ा दबदबा है, तो जो बी ब्राउन कंपनी है उन्होंने इनके ऊपर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल किया था। और हुआ क्या था कि ये जो है वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट जीत गए थे, विच वॉज अ बिग इवेंट फॉर देम। और उस वजह से हुआ क्या था कि जो इनके लिए जो यूरोपियन मार्केट है वो पूरा खुल गया था टू स्टार्ट सेलिंग। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल इनका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन दी IV कैन्यूला मार्केट। उसके अलावा कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि अगर मैं इस कंपनी को देखूं तो जो है पिछले 20 सालों में इन्होंने कभी भी इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया है। अब 2021 में जो है ये लोग सोच रहे हैं अपनी QIP से पैसा रेस करने का, ऑलमोस्ट 600 करोड़ जो है रेस करने का सोच रहे हैं। और द मेन रीज़न इज़ कि जो है ये लोग उस पैसे से जो है अपना रीनल केयर और जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं। तो रीनल केयर का बेसिकली मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, यानी कि जो डायलिसिस से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें ऑलरेडी इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक डायलाइज़र है जो कि काफ़ी अच्छा जो है इनका काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है। और बेसिकली जब उसे आप ये समझ सकते हैं, जब डायलिसिस होता है तो जो एक फ़िल्टर होता है वो जो है एक डायलाइज़र होता है और वो यूज़ एंड थ्रो टाइप का होता है। तो जब भी आपका जो लोग डायलिसिस कराते हैं उन्हें हर 2, 4, 5 दिन में जो है डायलिसिस कराना होता है, और जिनका किडनी फेलियर हो चुका है, और वो जो डिवाइस होता है वो लगभग 1800-2000 रुपये का कॉस्ट करता है। तो ये लोग जो है अपना डायलाइज़र लेके आए हैं जो कि उससे काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है इन्हें मार्केट में। तो अब PLI स्कीम भी आ गई है जो कि उसमें जो है जो रीनल केयर है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द PLI स्कीम। तो ये लोग जो है अपना रीनल केयर की जो है एक नई फैसिलिटी लगाने की सोच रहे हैं, उसे एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। तो ये जो 600 करोड़ रुपए जो ये लोग लगाएंगे उनमें से 400 करोड़ जो है ये लोग रेस कर रहे हैं यूजिंग QIP, और जो 200 करोड़ हैं वो इनका अपना सेल्फ फंडेड या इंटरनल अप्रूवल से फंड करने की सोच रहे हैं। तो ये जो रीनल बिजनेस है, अगर अभी बात करूं तो इनके रेवेन्यू का सिर्फ 30-40 करोड़ हिस्सा ही जो है रीनल केयर से आता है। लगभग 600-700 करोड़ का रेवेन्यू है, उनमें से सिर्फ 30-40 करोड़ ही रीनल केयर से आता है। तो ये जो 30-40 करोड़ है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 300 से 400 करोड़ तक जा सकता है, ऐसा इनको लगता है। तो इसीलिए जो है ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सेस और रीनल केयर के लिए जो है बाय 2022 मैनेजमेंट का कहना है लगभग 18 महीने लगते हैं एक नया प्लांट एस्टैब्लिश करने में। बाय 2022 इनकी दो नई फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए। और साथ साथ होता क्या है कि जब भी कोई प्लांट एस्टैब्लिश होता है, अगर आपको एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है तो आपको उसमें अगर US में एक्सपोर्ट करना है तो US FD का अप्रूवल चाहिए, और अगर आपको यूरोप में जो है करना है एक्सपोर्ट तो आपको यूरोपियन अथॉरिटीज़ का जो है अप्रूवल्स चाहिए होता है। तो इनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सारी ही फैसिलिटीज़ जो है इनकी यूरोपियन अथॉरिटीज़ से सर्टिफाइड है, और US FDA से इनकी एक फैसिलिटी सर्टिफाइड है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस एनालिसिस की। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो FY10 में यानी कि 2010 में लगभग 30 रुपये का था, जो कि आज लगभग 511 रुपये का है। तो ऑलमोस्ट जो है 14-15 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत महंगी हो चुकी है, अब हमें इस कंपनी को हाथ ही नहीं लगाना है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके की कंपनीज जो होती है ना, वो कोई भी कंपनी इनफैक्ट पास्ट से बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होती। पास्ट हिस्ट्री से जो है हमें फ्यूचर का नहीं पता चलता। हम सिर्फ पास्ट इवेंट देख के जो है ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या वो इवेंट्स रिपीट हो सकते हैं या नहीं। और फ्यूचर का जो स्टॉक प्राइस है वो फ्यूचर की ग्रोथ और फ्यूचर में क्या इवेंट्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 30 रुपये से बढ़ के लगभग 250 रुपये हो गया था इन FY25, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे थे, ROCE वॉज गुड। वहीं जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड PE पे आ गया था इन FY15, जो है आप देखेंगे कि FY15 से लेके 19 तक जो है कंपनी वॉज कंसोलिडेटिंग, लगभग जो है 200-250 की रेंज में जो है मूव कर रही थी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी ना गिर रही थी। अब होता क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में आप ये तो अज्यूम कर सकते हैं फेयरली कि भाई आज से 8-10 साल बाद आपको क्या इवेंट्स, मतलब कंपनी कितनी बड़ी नज़र आती है, लेकिन जो रिटर्न्स होते हैं ना वो
काफ़ी ज़्यादा वैसे होते हैं, मतलब एक आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। हो सकता है कि भाई अब देखिए आप 2010 से लेके 15 तक 5 सालों में 30 से 250 हो गया, यानी कि लगभग 8 गुना हो गया। वहीं जो है उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि अगर कंपनी इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है तो वो ऑब्वियसली कंसोलिडेट करेगी ना, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जितनी उसकी ग्रोथ थी वो उससे भी ज़्यादा आगे निकल गई है। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे 15 से लेके 19 तक जो है कंटिन्यूसली कंपनी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस। और फिर अभी देखेंगे तो अभी जो है क्योंकि मेडिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है और ग्रोथ तो ऑब्वियसली थी ही, तो कंसोलिडेट होते होते हुआ क्या है कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स थे ना वो उसके स्टॉक प्राइस के साथ जो है मैच कर गए, और अभी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो गई है इन लास्ट फ्यू मंथ्स। इसमें जो डिप्स हैं मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर इवेंट्स नहीं नज़र आए एक्सेप्ट फॉर द पेटेंट थिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसमें जो है कंपनी का जो पेटेंट है वो बी ब्राउन ने जो है उनके ऊपर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट फाइल किया था, बट क्योंकि वो केस जीत गए तो उसके अलावा मुझे और ज़्यादा कोई वैसे इवेंट्स नज़र नहीं आए। बट बेसिकली कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं जिस तरीके से परफॉर्म किए हैं लॉन्ग टर्म में, उसी तरीके से कंपनी का स्टॉक भी परफॉर्म किया है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो टॉप 5 प्लेयर्स है इन दी आईवी कैन्युला मार्केट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 125 से ज़्यादा यूनिक मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, और अभी जो है इनके सारे ही डिवाइसेस डिस्पोजेबल डिवाइसेस हैं। उसके अलावा जो है फर्स्ट डायलाइजर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। इंडिया में एक भी जो है डायलिसिस जो है पूरा का पूरा जो डायलाइजर है वो हमेशा से इंपोर्ट किया जाता है। और जो है अगर मैं पूरी जो है डायलिसिस से रिलेटेड या रीनल इंडस्ट्री की बात करूं तो लगभग 90% जो है वो इंपोर्ट ड्रिवन मार्केट है। तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ये जो है उसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना चाह रहे हैं, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चर करके जो है जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रिप्लेस करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा जो है 250 जो है इनके सेल्स एसोसिएट हैं, 5000 हॉस्पिटल से ज़्यादा की रीच है, 20 से ज़्यादा जो है क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हैं। उसके अलावा ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ऑफ द कंज्यूमेबल मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, और 110 कंट्रीज़ में इनकी एक्सपोर्ट प्रेजेंस है, और साथ साथ 1950 एम्प्लॉय बेस है। अगर इनके रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ऑलमोस्ट 70% जो रेवेन्यू है वो इन्फ्यूजन थेरेपी से आता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। उसके अलावा जो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लगभग 9% का रेवेन्यू आता है। डायग्नोस्टिक स्पेस से जो है लगभग 3% का रेवेन्यू आता है। उसके अलावा सर्जरी एंड वूंड ड्रेनेज से जो है लगभग 5% का रेवेन्यू आता है। रीनल केयर जो कि डायलिसिस से रिलेटेड है उससे 2% का, एनेस्थीसिया एंड रेस्पिरेटरी से लगभग 3% का, और बाकी सबसे 8% का। तो आप देखेंगे इन्फ्यूजन थेरेपी में ही इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उन्हें एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो तो एस्टैब्लिश हो गया है। तो जैसे जैसे ये बाकी चीज़ों में जो है एक्सपैंड करेंगे, ये जो आपका इन्फ्यूजन थेरेपी का जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। अब इस स्लाइड में जो है मैं आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क के बारे में बताता हूँ। एक बुक है जिसका नाम है 100 बैगर्स। तो इस बुक में जो ऑथर है वो ये बताता है कि हिस्टोरिकली यूएस में जो है जो ऐसे स्टॉक्स जो कि 100 टाइम्स हुए हैं, उन सारे स्टॉक्स को एनालाइज करके जो है उसने ये पता लगाने की कोशिश करी है कि वो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कि उसे सारे के सारे स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। और कुछ मेन रीजंस जो है मैं आपको बताता हूँ, और मुझे लगता है वो सारे ही जो क्वालिटीज़ हैं, वो सारे ही जो रीजंस हैं वो शायद जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में भी मुझे नज़र आते हैं। तो जो मेन जो उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो कि 100 बैगर्स कंपनीज में पाए जाते हैं, वो है सबसे पहला है लॉट्स ऑफ फ्री कैश फ्लो, यानी कि बिजनेस करते टाइम, बिजनेस एंड ऑफ द डे जो है अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा नहीं आ रहा तो वो बिजनेस जो है आपको मतलब उतने अच्छे से आप ग्रो नहीं कर सकते। तो जो फाइनली जो गल्ले में पैसा कहते हैं या जो फाइनली जेब में पैसा आता है वो होता है फ्री कैश फ्लो, यानी कि जो है सारे खर्चे करने के बाद। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका रिसीवेबल्स में पैसा नहीं फंस रहा, जिसका जो है वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं फंस रहा, इन्वेंट्री में पैसा नहीं फंस रहा, तो जनरली इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते जिनमें पैसा फंस जाता है। तो आप क्या होता है ना, उस पैसे को अच्छे से रोटेट नहीं कर पाते। तो सबसे पहली क्वालिटी हो गई लॉट्स ऑफ फ्री कैश फ्लो। दूसरी जो क्वालिटी है होती है एक 100 बैगर में, वो है लॉन्जिटिविटी, यानी कि जो है जो बिजनेस है क्या वो आने वाले 15, 20, 30 सालों तक
क्या वो जो है वो बिजनेस रह पाएगा, क्या क्या उसमें ऐसी इनोवेशंस हो रही हैं, क्या उसमें ऐसी चीज़ें ऐसे ट्रेंड्स हो रहे हैं कि जो है वो बिजनेस ही हो सकता है ना रहे। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो जो नॉर्मल ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, क्या हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आज से 15-20 साल बाद जो है डीजल और पेट्रोल की कार्स मिलेंगी। तो ये जो है एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो है हमें श्योर होना पड़ेगा कि जो है आने वाले 15-20-30 सालों तक भी वो ट्रेंड बना रहेगा और बिजनेस में लॉन्जिटिविटी होनी चाहिए। तीसरा जो फैक्टर है वो है कि जो ओवरऑल मार्केट का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए और जो प्लेयर है वो छोटा होना चाहिए, ताकि जो है ह्यूज रनवे फॉर ग्रोथ रहे। तो क्या ये कंपनी जो है एक बहुत बड़े ओशन में एक छोटी सी मछली है, या फिर जो है वो एक पॉन्ड में एक बहुत बड़ी मछली है, तो जो है ये हमें देखना रहेगा। तो मुझे लगता है कि पॉली मेडिक्योर ये जो कंपनी है ये एक बहुत बड़े ओशन में एक बहुत ही छोटी मछली है और इसके पास ट्रिमेंडस रूम है ग्रो करने के लिए। आने वाले 10-15 साल तक ये लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि ग्रोथ सस्टेन्ड रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनका ये जो कॉम्पिटिटर है जो इंटरनेशनली एक कंपनी है बी ब्राउन, जो कि जर्मनी की कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ द मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट्स। वो जो कंपनी है उसका रेवेन्यू इन ईयर 2013 वॉज अराउंड 50,000 करोड़, अब बढ़ के शायद 60-65,000 करोड़ हो गया होगा। तो और अगर हम पॉली मेडिक्योर की बात करें तो उनका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 600-700 करोड़ है। तो ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी का साइज़ है, आप ये सोचिए कितना ह्यूज है। और ये जो है ये एक्सपोर्ट कंपनी है, धीरे धीरे जो है एक्सपोर्ट करके और स्पेशली इंडिया में जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो रनवे है वो बहुत ही लंबा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वालिटी एक 100 बैगर में उन्होंने बताई है वो है हाई ROIC और हाई ROC। तो अगर आप इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले 10 सालों में हमेशा जो है 20 से 30% के बीच में रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है ताकि जो है जब आपको बिजनेस ग्रो करना है तो बहुत ज़्यादा केपेक्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। आप थोड़े पैसे जो है डाल के उसे जो है 2-3 साल में वापस से रिकवर कर सकते हैं और उससे जो है और ज़्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। और फाइनली एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एक 100 बैगर में, वो है कि एबिलिटी टू री इन्वेस्ट द कैश। अब ऐसे बहुत से बिजनेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैश तो जनरेट करते हैं। जैसे एक सिगरेट बिजनेस है, मान लीजिए VST इंडस्ट्रीज़ हुआ या ITC हुआ, उनके पास एक बहुत अच्छा जो है ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा जो है कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, लेकिन उनके पास वापस से सिगरेट बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अगर ITC की बात करूँ तो उन्हें एक लो ROC वाले बिजनेस में जो है पैसा डालना पड़ रहा है, जैसे होटल बिजनेस हुआ या फिर पैकेजिंग बिजनेस हुआ। तो एक 100 बैगर की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो ये है कि ये जो कैश जनरेट हो रहा है, क्या उस पैसे से और पैसा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उसी बिजनेस में या फिर उसके आसपास के बिजनेस लाइंस में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और वापस से पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो भी इस बिजनेस में मौजूद है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और डिटेल में। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली अभी बहुत सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया, रीनल हो गया, अभी ये काफ़ी लिमिटेड कैटेगरीज़ में, और बहुत ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें जो है इनके डिवाइसेस अभी उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन चैनल जो है, बिजनेस चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो अवेलेबल है। तो जो है ये अपने और प्रोडक्ट्स को पुश करके आने वाले बहुत समय तक जो है अपने प्रोडक्ट्स को मतलब जो है ओवरऑल ग्रोथ को जो है सस्टेन्ड रख सकते हैं। हे गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से जो है मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए जो है, जो आपको थंबनेल में सेकंड पार्ट दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाके इसका सेकंड पार्ट सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू।